हेलो एवरीवन, क्या हाल चाल, कैसे हैं आप लोग। तो भाई एक बारी फिर से स्वागत है हमारी इस प्यारी सी माइंड मैप की सीरीज में। तो सर आज कौन सा चैप्टर लेके आए हो, आज आप क्या पढ़ाने वाले हो। तो भाई आज हम एक बहुत ही प्यारा सा चैप्टर पढ़ेंगे, है ना। अब इस चैप्टर में जो भी कीवर्ड्स का यूज हुआ है वो आपने पहले से सुना होगा, ठीक है। अब यहाँ पे दो चीजों का इस्तेमाल हुआ है, एक तो है प्लानिंग, है ना। प्लानिंग के बारे में आपने पहले सुना होगा, प्लानिंग तो भाई आप करते ही रहते हो, हर चीज की प्लानिंग की जाती है, क्लियर हुआ। और दूसरा जो कीवर्ड का यूज हुआ है वो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट, है ना। सो बेसिकली अगर हम ऑल टुगेदर पूरे चैप्टर के नाम को देखें तो इस चैप्टर का नाम है प्लानिंग एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। सो बेसिकली हम क्या कर रहे हैं, हम इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में देख रहे हैं किसको भाई, प्लानिंग को और सस्टेनेबल डेवलपमेंट को। अच्छा, अब इस चैप्टर को आगे बढ़ाने से पहले एक छोटा सा डिस्क्लेमर दूंगा कि इस चैप्टर को ना हम जल्दी से जल्दी कवर करेंगे, है ना। बहुत ही शॉर्ट में करवाने वाला हूं, आप ये मत बोलना कि सर आपने डिटेल में बहुत सारी चीजें मिस कर दी, क्योंकि माइंड मैप की सीरीज है और ये चैप्टर का पूरा ओवरव्यू है, ठीक है। सो हम जल्दी से जल्दी इस चैप्टर को फिनिश करने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले नाम पे जाते हैं चैप्टर के। अब अच्छा, इस चैप्टर में प्लानिंग का यूज हो रहा है। अच्छा, प्लानिंग बहुत ही सिंपल सा शब्द है। प्लानिंग होता क्या है ना कि हमें हर चीज की डेफिनेशन की जरूरत नहीं पड़ती। वैसे ऑल्दो चैप्टर में प्लानिंग की प्रॉपर डेफिनेशन बताई गई है। सो हम बात करें प्लानिंग की। सो प्लानिंग का मतलब क्या है कि भाई आप कुछ भी, कोई भी चीज जो होती है उसको अचीव करने के लिए एक्स वाई जेड जो भी है, जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके एग्जाम की बात करूं। अब जब होता क्या भाई, अब आपके एग्जाम आने वाले होते हैं तो उसकी प्रॉपर प्लानिंग होती है, और अगर प्रॉपर प्लानिंग नहीं होती तो एग्जीक्यूशन भी प्रॉपर नहीं हो पाता, है ना। तो जितने भी टॉपर्स वगैरह होते हैं जिनके मार्क्स बहुत अच्छे आते हैं तो प्रॉपर प्लानिंग करते हैं भाई कि मेरे को इतने इतने दिन में जो है ये जो है चैप्टर्स निपटाने हैं, ये करना है वो करना है। तो बेसिकली प्लानिंग में हो क्या रहा है कि भाई आपने जो है एक गोल सेट किया, है ना, और उस गोल को अचीव करने के लिए आप क्या कर रहे हो, उस गोल को अचीव करने के लिए जो भी आपकी क्या हो रही है, जो भी आपकी थिंकिंग है कि भाई ऐसे ऐसे करके मेरे को पूरा जो एग्जीक्यूशन ऐसे करना है, तो उसको हम प्लानिंग बोल रहे हैं। सिंपल सी बात है। अच्छा, अब यहां पे ना थोड़ा सा ब्रॉडर लेवल का सोचो। अब यहां पर किस टर्म में प्लानिंग की बात हो रही है, तो यहां पर जो है आप बोल सकते हो हमारे देश के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है, हमारे इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में बात हो रही है। अब हुआ क्या भाई, हम 1947 में आजाद हो गए, और आजादी के बाद अंग्रेज जो थे भाई वो हमें मतलब बिल्कुल भिखारी बनाकर ही गए थे, ठीक है। जब अंग्रेज गए थे तो लिटरली वी वर बैगर्स, ठीक है। तो हम क्या थे, हम भिखारी थे। अब हुआ क्या भाई, इंडिया को डेवलप करने के लिए, इंडिया को आज जैसे इंडिया आपको दिखता है तो हम बहुत ज्यादा इंप्रूव हुए हैं पहले से। अब सोच के देखो, वी आर द फास्टेस्ट इकोनॉमी इन द वर्ल्ड, ठीक है। जो ग्रोइंग फास्टेस्ट इकोनॉमी जो है, हम दुनिया की सबसे फास्टेस्ट आप बोल सकते हो ग्रोइंग इकोनॉमी है। हाँ, हम डेवलप्ड नहीं है, डेवलपिंग है, और धीरे धीरे डेवलप्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, क्लियर हुआ ना। अब इन सारी चीजों में ऑब्वियस सी बात है, जो हमारी गवर्नमेंट है, जितनी भी सरकारें आई हैं, उनकी प्लानिंग की बहुत जरूरत रही होगी, बिल्कुल रही होगी सर, ठीक है। तो उसी के बारे में जो इस चैप्टर में बात करेंगे, बहुत सारी जो केस स्टडीज हैं उनके बारे में बात करेंगे, ठीक है ना। तो इंट्रोडक्शन आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अब सस्टेनेबल डेवलपमेंट की बात करूं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है भाई, तो भाई ये जो चीज है आपने क्लास 10th में भी पढ़ी, क्लास 9th में भी, क्लास 8 से पढ़ते आ रहे हो। सस्टेनेबल डेवलपमेंट सिंपल सा अगर शब्दों में बताओ कि भाई एक ऐसा डेवलपमेंट जिसमें आप क्या कर रहे हो, अपने एनवायरमेंट को भी ध्यान में रख रहे हो। एनवायरमेंट जो है आपका, आपका जो नेचर है, ठीक है, अपने रिसोर्सेज को बहुत वाइजली यूज कर रहे हो, ताकि आपकी जो फ्यूचर जनरेशन है उसके लिए भी आप कुछ छोड़ के जा सको, प्लस एट द सेम टाइम आप अपने एनवायरमेंट को, अपने नेचर को भी नुकसान ना पहुंचाओ, ठीक है। तो ये हमारा सस्टेनेबल डेवलपमेंट हो जाता है। हमारा जो चैप्टर है इन दोनों के ही जो है इर्द गिर्द घूमता है, क्लियर हुआ। चलिए बहुत अच्छी बात है, जल्दी जल्दी पढ़ लेते हैं। ये सारे जो टॉपिक्स हैं वो सारे जो टॉपिक्स हम कवर करने वाले हैं, क्लियर हुआ। चलिए, तो बहुत अच्छी बात है। तो ये सारे जो टॉपिक्स आपको दिख रहे हैं ना, ये सारे टॉपिक्स हम क्लियर करेंगे इस पूरे चैप्टर में। चलिए, तो अब बात कर लेते हैं भाई प्लानिंग की, थोड़ा सा डिटेल में इस चैप्टर को पढ़ लेते हैं। तो अगर मैं बात करूं प्लानिंग की, तो यहां पे प्लानिंग की पूरी डेफिनेशन दी गई है कि भाई प्लानिंग होती क्या है, एक प्रोसेस है। प्लानिंग पहली बात तो क्या है, प्रोसेस है प्लानिंग, है ना। तो अगर आप किसी भी चीज का प्लान कर रहे हो तो वो पूरी प्रोसेस होती है। किसकी प्रोसेस है भाई, किसी चीज के बारे में आप सोच रहे हो, है ना, किसी चीज के बारे में सोच रहे हो, किस चीज के बारे में, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ। अब यहां पे थोड़ा सा अलग टर्म में बात हो रही है प्लानिंग की, यहां पे देश के टर्म में बात हो रही है। सो बेसिकली हमने क्या किया, हमने अपने देश को आगे बढ़ाने के लिए, आप देखोगे हमारे देश में जो भी प्रॉब्लम्स थी उनको टैकल करने के लिए और उन पर काम करने के लिए हमने क्या किया, हमने प्लान बनाने शुरू किए। तो यहां पर वही उसी चीज की बात हो रही है, ठीक है। प्लानिंग इज द प्रोसेस ऑफ थिंकिंग, फॉर्मुलेशन ऑफ स्कीम्स ऑफ प्रोग्राम एंड इंप्लीमेंटेशन ऑफ सेट ऑफ एक्शंस टू अचीव सम गोल। तो हमने एक गोल सेट किया भाई। गोल हमने अलग अलग पार्ट्स में बांट लिए भाई, हमें जो एग्रीकल्चर सेक्टर में काम करना है, हमें जो है ये जो सोशल सेक्टर है उसमें काम करना है, हमें अलग अलग सेक्टर्स में काम करना है ना। अब उस गोल को अचीव करने के लिए हमने अलग अलग सेट ऑफ, हमने क्या किया, हमने अलग अलग स्कीम्स लॉन्च की, हमने अलग अलग प्रोग्राम्स लॉन्च किए। तो उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने प्लानिंग बोल दिया कि बेसिकली हमने किसी गोल को अचीव करने के लिए जो गवर्नमेंट ने अलग अलग प्रोग्राम्स को, अलग अलग स्कीम्स को, अलग अलग प्लान्स को लॉन्च किया, उसको हमने क्या बोल दिया, उसको हमने प्लानिंग बोल दिया, ठीक है। अच्छा, अब इंडिया की हम बात करें तो भैया जब हम आजाद हुए, जब आप बोल सकते हो कि हमें आजादी मिल गई, उसके बाद हमारा कॉन्स्टिट्यूशन बनना शुरू हुआ, तो आप देखोगे प्लानिंग कमीशन फॉर्म किया गया। पहला जो 5 ईयर प्लान था 1951 में, है ना, उसके बाद देखोगे कंटिन्यूअसली अलग अलग 5 ईयर प्लान आ गए। आज के टाइम पर उस 5 ईयर प्लान को कौन टैकल करता है, प्लानिंग कमीशन ही, नीति आयोग, ठीक है। उसको हेड कौन करते हैं, हमारे प्राइम मिनिस्टर साहब करते हैं, ठीक है ना। तो वो क्या करते हैं, वो जो है पूरे प्लान्स वगैरह बनाते हैं
और बेसिकली आप बोल सकते हो जो हमारा एग्जीक्यूशन का काम है उन्हीं का होता है। ठीक है, क्लियर हुआ? चलिए तो उसकी हम बात करें। अच्छा, जब प्लानिंग की बात आती है तो यहां पे दो अप्रोचेस आती है। पहली होती है भाई सेक्टोरियल प्लानिंग, है ना, अप्रोचेस की बात हो रही है यहां पर, किस तरीके से आप प्लानिंग कर रहे हो, और दूसरी होती है रीजनल प्लानिंग। इन दोनों के बारे में शॉर्ट में जान लेते हैं। अगर मैं बात करूं सेक्टोरियल प्लानिंग की, तो बेसिकली सेक्टोरियल प्लानिंग में ना आप किसी सेक्टर पर फोकस करते हो। अलग अलग तरीके के सेक्टर है यहां पे बात हो रही है। जैसे हम बात करें इकोनॉमिक सेक्टर की, हम बात करें हेल्थ सेक्टर की, है ना, ये तो बहुत ब्रॉडर टर्म हो गया। हम थोड़ा सा डीप में जाएं तो जैसे बहुत सारे सेक्टर्स हो गए, जैसे हमारे हेल्थ केयर सेक्टर हो गया, हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर सेक्टर हो गया, ठीक है, हमारा जो है अलग अलग सोशल सेक्टर हो गया। सोशल सेक्टर में भी अलग अलग सेक्टर्स होते हैं। तो बेसिकली हम किसी एक सेक्टर पे फोकस कर रहे हैं, है ना। तो यहां पर क्या होता है, सेक्टोरियल प्लानिंग में होता क्या है कि हम किसी सेक्टर से रिलेटेड जो है प्लानिंग करते हैं। वो सेक्टर किसी से भी रिलेटेड हो सकता है, क्लियर हुआ? जैसे ट्रांसपोर्टेशन की बात करें, लैंड यूज की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, तो जिस भी चीज की हमें नीड होगी, है ना, जिस भी चीज में हमें डेवलपमेंट की जरूरत होगी, तो उस सेक्टर पे हम जो है फोकस करेंगे। ठीक है, एजुकेशन सेक्टर हो गया, तो ये भी एक सेक्टर है। अच्छा, ऑन द अदर हैंड रीजनल प्लानिंग में क्या होता है? अब रीजनल प्लानिंग की बात करें बेटा, देखो हुआ क्या, जब हमारे देश का डेवलपमेंट हो रहा था तो बेसिकली वो इवन नहीं था, वो अनइवन था। कहीं डेवलपमेंट बहुत सही से हो रहा है, जैसे आप देखोगे ना, कहीं आप कहीं कहीं जैसे बिहार की हम बात करें, अब सोच के देखो बिहार जो है इतना पिछड़ा क्यों रह गया। अब जैसे बिहार की अगर आप हिस्ट्री उठा के देखोगे तो बिहार तो बहुत ज्यादा, अब मैं अगर बात करूं थोड़ा सा एंशिएंट टाइम पीरियड की, अशोका के या फिर मॉडर्न टाइम पीरियड की बात करूं, तो बिहार एक सेंटर हुआ करता था पूरे इंडिया का, है ना, कैपिटल सेंटर हुआ करता था। तो अगर मैं आज के टाइम की बात करूं तो बिहार बहुत ज्यादा पिछड़े पिछड़े आप बोल सकते हो बैकवर्ड स्टेट्स में आता है। तो आप बोल सकते हो कहीं ना कहीं, जैसे आप मुंबई की बात कर लो, है ना, महाराष्ट्र की बात कर लो, तो महाराष्ट्र में ऑल टुगेदर डेवलपमेंट बहुत ज्यादा देखने को मिलेगा। ठीक है, गुजरात की बात कर लो, गुजरात में बहुत ज्यादा डेवलपमेंट देखने को मिलेगा। पंजाब की बात कर लो, पंजाब में अच्छा खासा डेवलपमेंट है। क्लियर हुआ? तो कहने का मतलब यह है कि कहीं कहीं जगह तो आप देखोगे बहुत ज्यादा डेवलपमेंट हो रहा है, कहीं की जगह देखोगे कि वो कुछ एरिया है बैकवर्ड। ठीक है, तो जैसे हम बात करें पहाड़ों की, है ना, जैसे हम हिली एरियाज में चले जाते हैं तो वहां पर तो आप देखोगे बहुत ज्यादा बैकवर्ड जो ट्राइब के लोग होते हैं, जो शायद अनसिविलाइज्ड है ना, तो वो सबसे पहले एक मेन चैलेंज आता है कि भाई इनको सिविलाइज कैसे बनाया जाए। तो ये तो बहुत ज्यादा ही बैकवर्ड हो गए, तो इनइक्वालिटी बहुत ज्यादा देखने को मिलती है। तो उस केस में आती है हमारी रीजनल प्लानिंग। अब रीजनल प्लानिंग में बेसिकली क्या होता है कि जो भी बैकवर्ड एरिया जो होते हैं हम उन पर फोकस करते हैं, ताकि ये जो इम्बैलेंस बना हुआ है ना, ताकि क्या होता है ये जो रीजनल इम्बैलेंस जो है ना, इसको टैकल कर सके हम। क्लियर हो? क्योंकि हमें बैलेंस करना बहुत जरूरी है, इक्वालिटी बहुत जरूरी है। ठीक है, और इसी में आप देखते हो एक आता है भाई टारगेट एरिया प्लानिंग। अब टारगेट एरिया प्लानिंग की हम बात कर लेते हैं। अब बेसिकली टारगेट एरिया प्लानिंग नाम से लग रहा है ना कि हम किसी एरिया को टारगेट कर रहे हैं है ना, जो भाई बहुत ज्यादा बैकवर्ड होगी इकोनॉमिकली, सोशली, है ना, हर तरीके के, हम हर तरीके के एस्पेक्ट पे आते हैं, ना सिर्फ इकोनॉमिकली, प्लस जो अदर जो एस्पेक्ट्स हैं, सोशली उनको कैसे आगे बढ़ाना है ना, तो कल्चरली उन्हें आगे कैसे बढ़ाना है, तो सारी चीजें आ जाती हैं इसमें। तो यहां पे देखो दिस प्लानिंग टेक प्लेस ऑफ इकोनॉमिक बैकवर्ड एरियाज बेस्ड ऑन रिसोर्सेज। अब यहां पे देखो अब होता क्या है भाई, होता बेटा दो तरह की चीजें होती हैं। एक होता है कि एक ऐसा स्टेट है, मान के चलो एक ऐसा रीजन है जहां पर एम्पल ऑफ रिसोर्सेज है, बट स्टिल वो क्या हो सकता है, बैकवर्ड हो सकता है ना। उसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल तो आप थोड़ा सा बाहर जाओगे इंडिया के, आपको अफ्रीका में देखने को मिल जाएगा। भाई अफ्रीका के पास कितने रिसोर्सेज हैं, फिर भी अफ्रीका में जो भी कंट्रीज हैं वो मैक्सिमम जो कंट्रीज हैं वो गरीब है ना, पॉवर्टी लाइन में, पॉवर्टी में आते हैं, वो बहुत ही बैकवर्ड। तो कहीं कहीं ऐसा भी होता है कि हमारे पास सोर्सेज होते हैं बट फिर भी हम बैकवर्ड होते हैं। ठीक है, तो यहां पे सबसे पहली बात क्या है भाई, ये जो बैकवर्डनेस जो है ना, इनको सबसे पहले क्या करना है, इनको इकोनॉमिकली जो है उससे बाहर निकालना है ना, उससे उस बैकवर्डनेस से बाहर निकालना है। तो यहां पर उस चीज की जो है बात की जा रही है। तो यहां पर हुआ क्या, गवर्नमेंट ने जो है अलग अलग प्रोग्राम्स को जो है लॉन्च किया। ठीक है, अब यहां पे हम बात कर लेते हैं किसके बारे में, तो भाई यहां पे थोड़ी सी बात कर लेते हैं इसके फीचर्स के बारे में, क्या क्या है बेसिकली, मतलब कौन कौन सेक्टर्स को यहां पर जो है लिया गया है टारगेट एरिया प्लानिंग में, क्या क्या चीजों को लिया गया है। तो यहां पे सबसे पहली चीज क्या है, कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम एक गवर्नमेंट का ही प्रोग्राम था बेसिकली, है ना। यहां पे अलग अलग प्रोग्राम की बात हो रही है, अब डिटेल में हम बात नहीं कर सकते। कमांड एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम बेसिकली यहां पर अलग अलग जो ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह जो है ना, एरिया जो है उनको जो है टैकल किया जा रहा है। ठीक है, जैसे हम बात करें डॉट प्रोन एरिया, तो यहां पे ऑब्वियसली बात है जो क्षेत्र थोड़े से सूखे, जहां पर ड्रॉट वगैरह ज्यादा आ जाते हैं, जहां पर थोड़ा सा इरिगेशन की प्रॉब्लम है, तो ऑब्वियसली बात है ऐसी जगह पर आपको जो है पॉवर्टी देखने को मिलेगी। ऐसे जो एरिया हो गए, है ना, डेजर्ट डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो डेजर्ट साइड जो एरिया होते हैं ये थोड़े से आप देखोगे अंडर डेवलप्ड होते हैं, बैकवर्ड होते हैं। आप चले जाओ गुजरात में, राजस्थान में, तो यहां पर आपको ऐसे एरियाज देखने को मिल जाएंगे, या फिर थोड़ा सा ऊपर जाओगे लद्दाख वगैरह में, वहां आपको मिल जाएगा। हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम, जो हिल एरियाज में होता है क्या, बेसिकली बहुत सारी ट्राइब्स होती हैं। अब जब ट्राइब्स होती हैं तो ट्राइब्स जो है बहुत ज्यादा बैकवर्ड होती हैं। ठीक है, अब इनको थोड़ा सा मेन सोसाइटी में जोड़ने के लिए, है ना, वो बहुत सारे प्रोग्राम करवाए जाते हैं। स्मॉल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, है ना, मार्जिनल फार्मर डेवलपमेंट एजेंसी, तो ये सारे जो है यहाँ पर ये सारे जो डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है वो किसमें आ जाते हैं, टारगेट एरिया प्लानिंग में आ जाते हैं। अच्छा, ये कब शुरू किया गया था आप देखोगे थोड़ा सा, अगर मैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं, इट्स अ पार्ट ऑफ टारगेट एरिया प्लानिंग। ठीक है, तो अगर मैं हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम की बात करूं, ये कब शुरू किया था, तो हमारा जो 5th 5 ईयर प्लान जो था इसमें शुरू किया गया था। इसमें लगभग जो आप देखोगे 15 डिस्ट्रिक्ट जो थी वो इंक्लूडेड थी। कौन कौन से स्टेट से, तो आप देखोगे उत्तराखंड, है ना, जैसे उत्तराखंड की हम बात करें, मिखिर हिल्स जो हो गई, हमारी नॉर्थ सरकार हिल्स जो हो गई आसाम की, है ना, इनकी हम बात करें, दार्जिलिंग की हम बात करें, है ना, वेस्ट बंगाल नीलगिरी डिस्ट्रिक्ट,
ऑफ तमिलनाडु। तो यहां पे अलग अलग स्टेट्स के आप देखोगे, अलग अलग स्टेट्स के, उत्तराखंड इंक्लूडिंग उत्तराखंड, वेस्ट बंगाल, तमिलनाडु, इनके जो हमने अलग अलग जो है डिस्ट्रिक्ट्स को इंक्लूड किया था, जहां पर आप देखोगे ज्यादा ट्राइबल कम्युनिटीज वगैरह रहती हैं, उन एरियाज को जो है बेसिकली यहां पर कवर किया जाएगा। 15 डिस्ट्रिक्ट जो है ना, अलग अलग स्टेट्स की, ठीक है, जैसे उत्तराखंड, तमिलनाडु वगैरह, इन सब की, वेस्ट बंगाल। चलिए, अब होता क्या है भाई, आप देखोगे यहां पर जो होता है कि द नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया जो है यहां पर 1981 में रिकमेंड करता है कि भाई कि ऑल दैट हिल एरियाज इन द कंट्री हैविंग अ हाइट ऑफ 600 मीटर। देखो, जो भी मतलब हिल एरिया में सबसे पहली चीज क्या आती है, जिनकी हाइट मतलब जो 600 मीटर की हाइट से ऊपर की हाइट पे है, या फिर 600 है उससे ऊपर की जो हाइट पे जो भी ट्राइबल कम्युनिटीज है, जो भी एरिया है, वो इसमें काउंट किया जाएगा, है ना। नॉट कवर्ड अंडर द ट्राइबल सब प्लान बी ट्रीटेड एज अ बैकवर्ड। और जिनको जो है यहां पर ये ट्राइबल सब प्लान में जो है इंक्लूड नहीं किया गया, वो जो है बैकवर्ड हिल एरियाज में काउंट किया जाएगा। क्लियर हो? ये किसने बोला भाई? तो नेशनल कमेटी ऑन डेवलपमेंट, है ना, जो नेशनल कमेटी थी, उसने क्या बोला? उसने बोला कि भाई डेवलपमेंट ऑफ बैकवर्ड एरिया 1981 रिकमेंडेड का क्या बोला उसने कि भाई बोला कि देखो, पहली बात क्या है कि 600 मीटर, है ना, जो भी एरिया 600 मीटर के ऊपर होंगे, किसने रिकमेंड किया? तुम्हारी जो हमारी नेशनल कमेटी जो थी ऑन डेवलपमेंट पे, इसने जो है रिकमेंड किया कि भाई हम उन एरियाज को बैकवर्ड मानेंगे जो पहली चीज क्या है, पहली जो 600 मीटर से ऊपर की होंगी, ठीक है। दूसरी बात यह है कि जो जिनको हमने ट्राइबल सब प्लान में जो है इंक्लूड नहीं किया होगा, मतलब ट्राइबल जो कम्युनिटीज जो है, ट्राइबल ग्रुप जो है, उनके लिए अलग से सब प्लान बनाए होंगे, उनको जो है दूसरे प्लान में इंक्लूड किया गया होगा। अगर वो उसमें इंक्लूडेड है, तो ऐसे उनके अलावा कौन से एरिया बच गए जिनको हमने इसमें इंक्लूड नहीं किया था, वो इसमें इंक्लूड हो जाएंगे। किसमें इंक्लूड होंगे भाई? हिल एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम में इंक्लूड होंगे। इसमें कौन इंक्लूड नहीं होगा? तो जो ऑलरेडी ट्राइबल सब प्लान में आते होंगे, ठीक है। चलिए, अच्छा, इसमें कवर्ड जो बेसिकली ज्यादातर जो एरिया कवर्ड थे वो ट्राइबल एरियाज कवर्ड थे, है ना, जो ट्राइबल रीजन्स है, जो मतलब जो आदिवासी वगैरह जो होते हैं ना, इनके जो अलग अलग ट्राइब्स होती हैं, इनकी बात की जा रही है यहां पर। अच्छा, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? तो इनका ऑब्जेक्टिव था कि भाई ये जो एरिया है ना, यहां पर बहुत सारी चीजों को आगे बढ़, जैसे हॉर्टिकल्चर की हम बात करें, प्लांटेशन की बात करें, एनिमल हस्बेंड्री की हम बात करें, यहां पर अभी भी हजारों साल पुरानी जो चीजें हैं उनका इस्तेमाल हो रहा था। यहाँ पे जो लोग हैं बेसिकली बहुत ज्यादा बैकवर्ड है ना, तो इनके डेवलपमेंट के लिए आप देखोगे लाइक हॉर्टिकल्चर, प्लांटेशन, एनिमल हस्बेंड्री, है ना, पोल्ट्री, फॉरेस्ट्री, ये सब जो है यहाँ पर गांव में छोटी छोटी जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्रीज जो होती हैं उनको लगाना, टूरिज्म को बढ़ाना, क्योंकि आप देखते हो ना आजकल पहाड़ों पे लोगों का बहुत ज्यादा क्रेज बढ़ गया है, तो लोग जाते हैं, पैसा खर्च करते हैं, तो ये सारी जो चीजें यहाँ पर सेटअप करना चाहिए। क्लियर हुआ? चलिए, अब बात कर लेते हैं ड्रॉट प्रोन एरियाज डेवलपमेंट प्रोग्राम। अब यहाँ पर ये जो प्रोग्राम है बेसिकली आप देखोगे 4th 5 ईयर प्लान में जो आया था, 4th प्लान में आया था ये, और आप देखोगे यहाँ पर जो ड्रॉट प्रोन एरिया जो है, यहाँ पर सूखा वूखा ज्यादा पड़ जाता है, वहां पर जो है प्लानिंग का जो है इस्तेमाल किया जाता है। ऑब्जेक्टिव क्या है भाई? ऑब्जेक्टिव क्या है इन एरियाज का? ऑब्जेक्टिव क्या है? जो पर्टिकुलर एरियाज होंगे, इनका ऑब्जेक्टिव होगा पहला तो एम्प्लॉयमेंट का, है ना, एम्प्लॉयमेंट, रोजगार देना, क्रिएटिंग प्रोडक्टिव एसेट्स, स्टार्टिंग लेबर इंटेंसिव वर्क, वहां पे लोग जो है वहां पर उनको काम वाम मिले। क्लियर हुआ? और हम बात करें इरिगेशन प्रोजेक्ट की, हम बात करें लैंड डेवलपमेंट प्रोग्राम की, हम बात करें एफोरेस्टेशन, पेड़ वेड़ लगाना, इलेक्ट्रिसिटी, रोड, मार्केट, क्रेडिट, ये सब जो है यहाँ पर क्रेडिट फैसिलिटी, मतलब जिनको लोन की पैसे की जरूरत है उनको पैसा वैसा मिलना, तो ये सारी जो चीजें किसमें आ जाती हैं? इसी में आ जाती हैं। चलिए, बहुत अच्छी बात है। अच्छा, अब यहाँ पे एक चीज और थी भाई, यहाँ पर जो है इन्होंने इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम भी यहाँ पे लाई। अब आपने देखा होगा एक प्रोग्राम के बारे में, वाटरशेड प्रोग्राम जो होता है बेसिकली, इसमें होता क्या है कि मान के चलो ये रिवर है ना, अब ये रिवर है, अब इसकी बहुत सारी ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है, यहाँ पर माउंटेन्स वगैरह जो है मान के कुछ भी यहाँ पर, और इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं, इसकी ये इसकी सब ट्रिब्यूटरीज हैं। अब ऑब्वियसली बात है, इस पूरे एरिया में क्या होगा? पूरी पॉपुलेशन वगैरह सेटअप होगी, वहां पे बसी होगी पूरी पॉपुलेशन, है ना। अब इस एरिया का कैसे डेवलपमेंट किया जाए, तो उसको हम बोल देते हैं इंटीग्रेटेड वाटरशेड डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो सरकार ने ये प्रोग्राम लाया, और यहां पर जो भी वाटरशेड एरिया होता है, जहां पर नदियां हैं, उनकी ट्रिब्यूटरीज वगैरह जो है ना, ये पूरा वाटरशेड एरिया हो जाएगा। अब इसमें जो भी पॉपुलेशन बसी हुई है, इनका कैसे ऑल टुगेदर डेवलपमेंट हो, इसमें हर चीज का जो है ध्यान रखा जाएगा। हम यहाँ पे रिसोर्सेज का ध्यान रखेंगे, एम्प्लॉयमेंट का ध्यान रखेंगे, हर एक चीज का जो है यहाँ पर ध्यान रखा जाएगा। उसी चीज की यहाँ पर जो है बात की जा रही है। क्लियर हुआ? अब यहाँ पर इसका मेन मुद्दा क्या था? तो यहाँ पर वही बात लिखी हुई है कि इकोलॉजिकल बैलेंस बनाना ही यहाँ का मुद्दा है। जैसे हम वाटर की बात करें, सॉइल की हम बात करें, प्लांट की हम बात करें, एनिमल्स की हम बात करें, ऑल टुगेदर सारी जो चीजें वो कवर होती हैं इसमें, ठीक है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। कितनी डिस्ट्रिक्ट्स कवर है? ऑल टुगेदर आप देखोगे 67 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो कवर है। अच्छा, अब यहां पे हम देखेंगे जो हमारा प्लानिंग कमीशन था, 1967 की बात हो रही है, आइडेंटिफाई 67 डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ द कंट्री प्रोन टू द ड्रॉट। अब यहां पे इन्होंने क्या बोला? इन्होंने बोला कि भाई 67 जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं वो वहां पर आप देख सकते हो वो मतलब ड्रॉट प्रोन है, मतलब वहां पर सूखा आता है, मतलब चांसेस बहुत ज्यादा रहते हैं सूखा आने के। अब भाई प्रॉब्लम क्या हो सकती है? आप सोच के देखो क्या प्रॉब्लम हो सकती होगी? सूखा क्यों आता है? पानी वानी की कमी होती है, इरिगेशन की कमी होती है। जब इरिगेशन की कमी होती है तो सॉइल जो होता है अपना मॉइस्चर लूज कर देता है ना, फिर कैसे आप किसी भी क्रॉप को उगा सकते हो वहां पर। क्लियर हुआ? चलिए, इरिगेशन कमीशन जो था इंट्रोड्यूस द क्राइटेरिया ऑफ 30% इरिगेटेड एरिया एंड डिमार्केट द डॉट प्रोन एरिया। तो आप देखोगे ना, यहाँ पर आप देखोगे थोड़ा सा यहाँ पर इन्होंने अलग अलग जो परसेंटेज जो था, जैसे हम बात करें जो हमारा इरिगेशन कमीशन जो है, इसने क्राइटेरिया निकाल दिया कि भाई 30% जो इरिगेटेड, जहां पर इरिगेशन फैसिलिटीज अवेलेबल
उससे कम होगा, है ना, उससे कम होगा, 30% से कम है, तो आप देखोगे वो जो है ड्रॉट प्रोन एरिया में जो है आएगा। मतलब 30% जो एरिया है उससे ज्यादा जो एरिया है वहां पर अगर पानी वानी की कमी है, वहां पे इरिगेशन नहीं हो पा रहा, तो वो एक ड्रॉट प्रोन एरिया में जो है काउंट होगा। उसको डिमार्केट कर दिया इन्होंने, ठीक है, डिमार्केट द ड्रॉट प्रोन एरिया। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे बढ़ते हैं हम। अच्छा, अब हम बात कर लेते हैं केस स्टडी की, है ना, क्योंकि हम ट्रैवल कम्युनिटीज के बारे में भी बात कर रहे थे, तो यहाँ पर जो ट्रैवल डेवलपमेंट प्रोग्राम के अंदर हम जो है एक ट्रैवल कम्युनिटीज की बात करेंगे। तो भाई ये जो ट्रैवल रीजन है, यहाँ पर आप देखोगे कहां पर है भाई, तो ये जो हिमाचल प्रदेश में आप बोल सकते हो ना, एक डिस्ट्रिक्ट है चंबरे डिस्ट्रिक्ट, है ना, इसमें एक ट्राइबल ग्रुप है ना, भामोर ट्राइबल ग्रुप, ठीक है, क्या नाम है इसका, भारमौर ट्रैवल ग्रुप। ट्रैवल रीजन जो है ये मतलब पूरा जो बेसिकली एक रीजन है, ये कोई ट्रैवल ग्रुप का नाम नहीं है, पूरा एक रीजन है जहां पर आप देखोगे ट्रैवल कम्युनिटीज बसी हुई है। कहां पर है भाई, हिमाचल प्रदेश में है। क्लियर हुआ। चलिए, ये जो चंपा डिस्ट्रिक्ट जो आता है ना, चंपा जो डिस्ट्रिक्ट आता है, चंपा डिस्ट्रिक्ट होगा यहाँ पे, चंपा डिस्ट्रिक्ट के पास में आता है ना, चंपा डिस्ट्रिक्ट के पास में, चंपा जो डिस्ट्रिक्ट है उसके पास में जो है आता है। क्लियर हुआ। अब इसकी मैं बात करूं, अब यहां पर आप देखोगे कौन सी ट्राइब रहती है, तो आप देखोगे कि ट्राइब का बहुत ही फेमस ट्राइब है, इसका नाम है गद्दी ट्राइब, है ना, गद्दीश ट्राइब जो है यहां पर रहती है, गद्दीश ट्राइब जो है यहां पर रहती है, अच्छी खासी पॉपुलेशन है इनकी। अच्छा, अब ये प्रैक्टिस क्या करते हैं, तो भाई ये ट्रांस ह्यूमंस प्रैक्टिस करते हैं। सर ये क्या होता है, अब देखो होता है ना, ये जो लाइक मूविंग लाइवली स्टॉक जो होते हैं ना, जैसे चरवाए बेसिकली जो होते हैं एक जगह से दूसरी जगह मूव करते रहते हैं, एक लैंड से एक जो पेस्टोरल लैंड जो होता है उससे जो है दूसरे लैंड पर मूव करते रहते हैं। तो ये जो प्रैक्टिस होती है मतलब मूव करते रहना, ये जो अपने चरवाए जो होते हैं मूव करते रहते हैं, कॉन्टिन्यूसली मूव करते रहते हैं, इसको हम बोलते हैं ट्रांस ह्यूमंस की प्रैक्टिस। अब देखो होता क्या है कि एक टाइम पर ये ठीक था, जब आज से 1000 साल पहले की 2000 साल पहले की बात करें वो ठीक था, लेकिन अब क्या थोड़ी सी चीजें बदल रही है, पॉपुलेशन बढ़ रही है धीरे धीरे, कि आप ऐसी अगर अपने जो कैटल्स है उनको चरवाते रहोगे तो लैंड भी इससे वेस्ट होता है ना, लैंड की प्रोडक्टिविटी जाती है। तो सरकार को लगा कि यार नहीं, इन पर काम करना चाहिए। ये जो कम्युनिटी है, ये जो पूरी ट्राइबल कम्युनिटी है, जो कहां पर जो ये जो भरमौर करके जो रीजन है, यहाँ की जो ट्राइबल ग्रुप है, इसका नाम क्या है, गद्दी ट्राइब्स है, इनके लिए कुछ करना चाहिए। तो इनके लिए जो आप देखोगे ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोग्राम जो है लॉन्च होगा। अच्छा, इसका एरिया कितना कवर होता है, तो 1818, है ना, 1818 स्क्वायर किलोमीटर का जो एरिया है ना, ये कवर होता है। और एल्टीट्यूड, इसका ऑल्टीट्यूड अगर आप देखोगे, क्यों मैंने क्या बोला था 600 से ऊपर, तो ये तो बहुत ज्यादा है ना, 1500 टू 37 मीटर जो एरिया जो है यहाँ पर आपको यहाँ पर जो है कवर देखने को मिलेगा। मतलब यहाँ पे एलिवेशन की बात हो रही है, ऑल्टीट्यूड की बात हो रही है, ऊंचाई की बात हो रही है, तो इतनी ऊंचाई पे जो है पूरी कम्युनिटी रहती है। चलिए बहुत अच्छी बात है, ट्राइबल कम्युनिटीज रहती हैं। अच्छा, अच्छा, आप देखोगे रावी की हम बात करें और इसकी अगर मैं ट्रिब्यूटरीज की बात करूं, वहां पर आपको यहां पर देखने को मिलेगा वो जो ये जो पूरी एरिया है यहाँ पर अपनी आप बोल सकते हो कि ट्रिब्यूटरीज को ड्रेन करती है। यहाँ पर किसकी बात करूं, रावी और उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं। क्लियर हुआ। देयर आर 4 फिजियोग्राफिक रीजन। अच्छा, अगर मैं बात करूं पूरे जो पूरा रीजन है भरमौर ट्रैवल रीजन जो है, इसका आप थोड़ा सा देखोगे तो उसको अलग अलग 4 पार्ट्स में बांटा गया है। जैसे होली की हम बात करें, खानी, है ना, कुक्ति, तुंगा की हम बात करें, तो देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, खानी एरिया ये हो गया, कुक्ति ये हो गया, है ना, तुंगा ये हो गया, होली ये हो गया। तो ये देखो चार, देखो ये पूरा जो रीजन है ये अलग अलग चार जो है यहाँ पर ग्रुप में डिवाइडेड है। क्लियर हुआ, 4 ग्रुप में डिवाइड हो गया। क्लियर हुआ ना। और ये जो 4 ग्रुप हैं ये बेसिकली नदी और जो इसकी ट्रिब्यूटरीज हैं उससे जो है ये डिवाइड हो जाते हैं। तो देखो यहाँ पे नदियां रवि और इसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं वो इस एरिया में ड्रेन करती हैं, तो आप देखोगे उससे जो है ये जो एरिया है ये 4 फिजियोग्राफिक रीजन में जो है डिवाइडेड है। चलिए बहुत अच्छी बात है। आगे हम बात कर लेते हैं कि स्टडी ऑफ ट्रैवल डेवलपमेंट ग्रुप की हम बात कर लेते हैं। यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, अब यहाँ पे प्रॉब्लम क्या थी, क्या प्रॉब्लम थी, पहली बात तो यहाँ की हार्श क्लाइमेट है ना। अब हार्श क्लाइमेट मतलब ठंड बहुत ज्यादा पड़ती है भाई, और ये रहने लायक नहीं है, इसकी टेरेन कुछ ऐसी है, पूरे हिली एरिया है ना। अब इसकी देखोगे लो रिसोर्सेज है ना, फ्रेजाइल एनवायरमेंट है, और डेंसिटी बहुत कम है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी की हम बात करें, बहुत कम डेंसिटी है इनकी। मोस्ट इकोनॉमिकली बैकवर्ड है, ज्यादातर जो कम्युनिटी है वो थोड़ी सी इकोनॉमिकली बैकवर्ड है। सोशियो इकोनॉमिक डेप्रिवेशन है भाई, मतलब हर तरीके से आप बोल सकते हो। सोशली इकोनॉमिकली की हम बात करें, है ना, वो जो मेन स्ट्रीम सोसाइटी से थोड़ा कट के रहे हैं, तो भाई सोशियो इकोनॉमिक प्रॉब्लम भी इनकी देखने को मिलती है भाई, पैसे वैसे की कमी है इनके पास में, है ना, एक पिछड़ी हुई है, मतलब डेप्रिवेशन का मतलब है। ठीक है, ऑब्जेक्टिव की हम बात करें तो इनका मेन ऑब्जेक्टिव क्या था भाई, यही था, क्या था भाई, देखो ट्रांसपोर्ट कम्युनिकेशन इन तक पहुंचाया जाए। ठीक है, एग्रीकल्चर जो है वो इन तक पहुंचाया जाए। एग्रीकल्चर मतलब जो एक एडवांस एग्रीकल्चर जो होता है, जो आजकल लोग कर रहे हैं, मॉडर्न जो एग्रीकल्चर होता है उनकी बात की जा रही है। और जो दूसरी एक्टिविटीज होती है लाइक सर्विस, एजुकेशन, है ना, एलिड एक्टिविटीज में जो काउंट होती है, एलिड सर्विसेज में जो एलिड एक्टिविटीज बोल दी जाती है इनको, जैसे हम हेल्थ की बात करें, पोर्टेबल वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, इन सब की हम बात करें, तो ये सारी जो चीजें हैं वो उन तक पहुंचाने ही जो है यहाँ पर मेन ऑब्जेक्टिव रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। चलिए थोड़ा सा पानी पी लेता हूं मैं। पानी पी लेता हूं। ठीक है, आई होप आपको इतनी चीजें हैं वो क्लियर हो गई होंगी।
ठीक है। तो ये देखो एलिड एक्टिविटीज सिंपल सी वो एक्टिविटीज जो होती हैं जो लाइक एग्रीकल्चर से रिलेटेड जो होती हैं एलिड एक्टिविटीज में वो काउंट हो जाती हैं, ठीक है। चलिए बहुत अच्छी बात है, आगे हम बात कर लेते हैं। अब हुआ क्या भाई, ये जो प्रोग्राम चलाया गया था, ये जो इंटीग्रेटेड ट्राइबल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट जो था वो चलाया गया था, इसके कुछ फायदे दिखे या नहीं दिखे? बिल्कुल दिखे फायदे सर। जैसे यहाँ पे लिटरेसी रेट बढ़ा क्योंकि यहाँ पे एजुकेशन पे काम किया गया था, सेक्स रेशियो बढ़ा, फीमेल लिटरेसी रेट बढ़ा, है ना, यहाँ पे जेंडर इनक्वालिटी जो है बढ़ी, है ना, कैश क्रॉप लोग करने लगे पैसा वैसा कमाने के लिए। तो ये सारी जो बेनिफिट्स हैं वो देखने को मिलते हैं। अच्छा अब बात कर लेते हैं हम सस्टेनेबल डेवलपमेंट पे। सर सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या होता है? देखो सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसी पहले अगर हम आज से 100 साल पहले बात करें कोई चीज नहीं थी। सस्टेनेबल डेवलपमेंट की हम बात करें तो इसमें मेन जो फोकस था किस पर था, वो हमारे हमें ये बोला गया कि भाई देखो आप रिसोर्सेज का यूज करो, लेकिन रिसोर्सेज का वाइसली यूज करो। आप जो है उसको मतलब एक्सप्लॉइट नहीं कर सकते, है ना, क्योंकि अगर आप रिसोर्सेज को एक्सप्लॉइट करोगे खत्म हो जाएंगे। एट द सेम टाइम उससे हमारा जो एनवायरमेंट है उसको भी नुकसान पहुंचेगा और हमारी फ्यूचर जनरेशन है वो भी डेंजर में आ जाएगी, है ना। तो पहले ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं था, पहले डेवलपमेंट जैसा कॉन्सेप्ट हुआ करता था भाई। पहले क्या करना है डेवलपमेंट, और डेवलपमेंट की भी अलग डेफिनेशन होती थी कि भाई डेवलपमेंट का मतलब क्या हो गया, सीधा इनकम से रिलेटेड है ना। वो तो फिर ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स आया, उसके बाद थोड़ी सी ये जो डेफिनेशन चेंज हुई कि भाई अदर जो एस्पेक्ट्स है ना, अदर जो सोशल एस्पेक्ट्स है उनको भी काउंट किया जाएगा, हेल्थ काउंट की जाएगी, आपकी एज काउंट की जाएगी, आप पढ़े लिखे कितने हो, ये सब भी जो है ह्यूमन डेवलपमेंट में आएगा। लेकिन पहले ऐसा था कि भाई आपकी इनकम कितनी है ना, जीएनपी आपका नेशनल इनकम, आपका जो एवरेज इनकम है वो कितना है, वो मैटर करता था। लेकिन फिर धीरे धीरे क्या हुआ, जब ये पॉल्यूशन वॉल्यूशन ज्यादा बढ़ गया, एनवायरमेंट थोड़ा सा ज्यादा तंग करने भाई एनवायरमेंट में ज्यादा पॉल्यूशन बढ़ गया, ये जो ग्लोबल वार्मिंग ऐसी समस्याएं आने लगी, तब यहां पे लोगों ने रियलाइज किया कि भाई हमने जो है अपने रिसोर्सेज को कुछ ज्यादा एक्सप्लॉइट करना शुरू कर दिया है। उसके बाद आप देखोगे तब ये कॉन्सेप्ट आया, कौन सा वाला, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। तो यहां पे कुछ यहां पर बात हो रही है भाई, जैसे हम एक पॉपुलेशन बॉम्ब की बात करें, है ना, ये किताब थी किसने लिखी थी, एरिच ने लिखी थी 1968 में। फिर दूसरी एक किताब पढ़ोगे द लिमिट्स टू द ग्रोथ, है ना, मिडोज ने लिखी थी। तो यहां पे कुछ अलग अलग जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, साइंटिस्ट जो थे, इन्होंने अलग अलग डर बताया, मतलब कि हम किस तरीके से अपना एनवायरमेंट का जो है क्या कर रहे हैं, हम एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। तो उसके बाद आप देखोगे कि ये सारे सिनेरियो जब क्रिएट हुए तब यहां पर हमने देखा, यहां पर एक नया कॉन्सेप्ट आता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का, ठीक है। आगे आप देखोगे सबसे पहले जो हमारा यूनाइटेड नेशन जो था उसने एक आप बोल सकते हो एक कमीशन बनाया था जिसका नाम था वर्ल्ड कमीशन, है ना। और ये कमीशन किस पे बना था भाई, तो ये जो कमीशन था वो एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट पे ही बना था, और इसको किसने हेड किया था, तो इनका नाम था ग्रो हार्लम ब्रंडलैंड। तो बेसिकली ये नॉर्वे के ही प्राइम मिनिस्टर थे, शायद प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट थे, पता नहीं, देख लेना एक बारी, हाँ नॉर्वे के थे। इनको इसका हेड बनाया गया था। और आप देखोगे ना इस रिपोर्ट का नाम क्या रखा गया, है ना, इसका ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो है नाम रखा गया, ब्रंडलैंड रिपोर्ट जो है इसका नाम रखा गया। अब इन्होंने क्या बोला था, इन्होंने जो है सही मायने में सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जो है डेफिनेशन दी, पढ़ के देखो, आवर कॉमन फ्यूचर इन 1987 देखो इन्होंने एक रिपोर्ट दी, उसका नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर, है ना। ये जो रिपोर्ट आई इसमें क्या लिखा हुआ था, इन्होंने जो है इसमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में लिखा था कि देखो द रिपोर्ट डिफाइंस द सस्टेनेबल डेवलपमेंट एज अ डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ द प्रेजेंट विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर। पहली बात तो यह है कि भाई हमें रिसोर्सेज को इस्तेमाल करना है, इतना वाइसली इस्तेमाल करना है कि ना सिर्फ हम प्रेजेंट की नीड्स सेटिस्फाई करें बल्कि जो फ्यूचर की जो नीड्स है उसको भी हम सेटिस्फाई करें, और भाई अपनी और एट द सेम टाइम अपने एनवायरमेंट को भी जो है पॉल्यूट ना करें, एक्सप्लॉइट ना करें, है ना। चलिए ये सारी चीजें हो गई। चलिए अब बात कर लेते हैं केस स्टडी ऑफ द इंदिरा गांधी कैनाल कमांड एरिया। तो इसकी हम बात कर लेते हैं, एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट था भाई, और ये बेसिकली प्रोजेक्ट की हम बात करें, पूरा जो प्रोजेक्ट है राजस्थान की हम बात करें, प्रॉपर राजस्थान से होके जाता है, और एक बहुत बड़ी नहर की बात हो रही है यहाँ पर, कैनाल की बात हो रही है। और क्योंकि यहां पर भी इन सारी चीजों का ध्यान रखा गया था, है ना, पूरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो है इसका आगे आप पढ़ो, थोड़ा एक्सटेंडेड वर्जन जो है इसकी केस स्टडी में हमें देखने को मिल जाता है ना। अगर हम बात करें कहां पर है भाई, तो एरिया कौन सा कवर करती है भाई, राजस्थान वाला। थोड़ा सा आप अगर देखोगे तो यहां पे देखो ये इधर से चलनी शुरू होती है ना, ये हर एक जो बैराज जो है यहां से चलनी शुरू होती है, फिर नीचे तक जाती है, क्लियर हुआ। और ये पैरेलल जाती है पाकिस्तान की, पाकिस्तान यहां पर है, इधर थोड़ी दूर में आप जाओगे ना, यहाँ पे 40 किलोमीटर दूर जाओगे तो ये पाकिस्तान आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो अगर इसकी हम बात करें तो इसने, क्योंकि देखो राजस्थान की हम बात करें, राजस्थान एक प्रॉपर वेस्टर्न राजस्थान की स्पेशली मैं बात करूं, पूरा ड्रॉट प्रोन एरिया है भाई वो, है ना, मतलब हम बात करें वो जो एरिया है वहां पर बहुत कम बारिश होती है, लेस देन 50 सेंटीमीटर बारिश होती है वहां पर। और वहां पे आप देखोगे प्रॉब्लम होती है खेती वेती करने में, क्योंकि वहां पर मोस्टली वहां पे इरिगेशन वगैरह प्रॉब्लम क्यों होती है, क्योंकि वहां पर बारिश नहीं होती, मानसून वहां तक जाता ही नहीं है। और मानसून क्यों नहीं जाता इसका अलग रीजन है, ठीक है। तो इसकी यहां पे जो है बात की जा रही है। अब देखो अगर इंडिया की हम लार्जेस्ट कैनाल सिस्टम की हम बात करें, जो सबसे बड़ा जो नहर बनाई गई थी वो यही नहर, कब की बात है तो 1948 में इसको लॉन्च किया गया था। और आप देखोगे करीबन इसका जो है 1958 तक, मतलब इसका कंटिन्यूअसली जो है बहुत लंबे टाइम तक, क्योंकि देखो सोच के देखो इसका जो एरिया था बहुत बड़ा था, बहुत बड़ा जो एरिया था उसको कवर किया जाता था, क्लियर हुआ, बहुत बड़े एरिया को जो है कवर किया जाता था। अभी थोड़ा सा डेटा मैं लाना शायद भूल गया, एक मिनट, डेटा की हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा। डेटा इसका अगर मैं बात करूं, इसकी जो लेंथ की हम बात करें, एग्जैक्टली लेंथ एक बार देख लेना, 9000 से अबव है ना, अप्रॉक्स 9000 अप्रॉक्स की हम बात करें, इसकी 9000
किलोमीटर की जो है लेंथ है। अगर मैं बात करूं यहां से लेके अगर मैं यहां तक की बात करूंगा तो उसकी 9000 किलोमीटर की जो अप्रोक्स आपको लेंथ देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? हाँ देखो 9060 किलोमीटर की जो आपको लेंथ देखने को मिलेगी। क्लियर हुआ? चलिए अब देखो अब ये कितने एरिया को कवर कर रहा है, 19.63 लाख हेक्टेयर जो एरिगेशन एरिया जो है इसको कवर कर रहा है। 70% फ्लो है और 30% लिफ्टेड सिस्टम है। इसका मतलब क्या हुआ भाई? इसका मतलब क्या हुआ? 70% फ्लो है और 30% लिफ्टेड सिस्टम है। इसका सिंपल सा मतलब हुआ, मान के चलो देखो फ्लो का मतलब क्या होता है ना? फ्लो है मतलब प्रॉपर तरीके से फ्लो जा रहा है। मतलब आपने क्या किया, आपने उस नहर में से अलग अलग जो छोटे छोटे आप बोल सकते हो कि जो मिनी जो कैनाल्स होती हैं वो निकाल दिया आपने, उनका प्रॉपर तरीके से फ्लो है ना? प्रॉपर तरीके से फ्लो है तो आपने पूरा रास्ता बना दिया और वहां से जो है वो बहकर जो है गांव गांव में जा रहे हैं, है ना? ये मेन हमारी कैनाल है और यहां से आपने जो है एक प्रॉपर तरीके से आप देखोगे आपने प्रॉपर तरीके से जो है छोटी छोटी कैनाल्स निकाल दिया जो उनका प्रॉपर स्लोप है ना? और उन स्लोप को जो है फॉलो करते हुए जो है आप देखोगे पानी जो है डिवाइड हो रहा है। अब अगर मैं बात करूं लिफ्ट का मतलब क्या होता है? मान के चलो यहां पे थोड़ा सा ऊंचा एरिया है, यहां पे थोड़ा सा ऊंचा एरिया है। अब ऑब्वियसली बात है पानी ऊपर कैसे जाएगा, है ना? क्योंकि यहां पर तो स्लोप मिल रहा था। अब लिफ्ट में क्या होता है कि यहां पर जो है पाइप्स वगैरह लगाए जाते हैं और पाइप के थ्रू जो है पानी ऊपर जाता है। तो यहां पर उसी चीज की बात की जा रही है कि 70% फ्लो है और 30% लिफ्टेड है, मतलब पानी को जो चढ़ाया जाता है लिफ्ट करवाया जाता है। तो ये जो यहां पर आपको देखने को मिल जाएगा, ये डेटा थोड़ा याद कर लेना, एग्जाम वगैरह में पूछ लिया जाता है कौन कौन से एरिया कवर होते हैं। तो आप देखोगे गंगा नगर की हम बात करें, हनुमानगढ़ की, बीकानेर, जैसलमेर, बरमेर की हम बात करें, जोधपुर, है ना, नागौर की हम बात करें, चूरू की हम बात करें, तो ये सारी जो डिस्ट्रिक्ट है ये सारी डिस्ट्रिक्ट कवर हो जाती है, है ना? और आप देखोगे लेफ्ट साइड में, आप देखोगे लेफ्ट साइड में मतलब ये जो मेरा लेफ्ट साइड देख रहे हो यानी कि ये वाला जो साइड है, लेफ्ट साइड में अगर आप देखोगे यहां पर आपको लिफ्ट सिस्टम देखने को मिलेगा और राइट में आपको जो है साइड फ्लो देखने को मिलेगा। क्लियर हुआ? अच्छा अब ये भी दो स्टेज में बना हुआ है। 1960s की हम बात करें तो इसको स्टार्टिंग वाला जो रीजन है ये वाला, इसको कवर किया गया था 1960s में। इसको कमांड 1 बोल देते हैं। पहला जो पार्ट था, पहला इसका जो नहर का पार्ट था बना था। उसके बाद आप देखोगे जो मेजर एरिया है जहां पर मेजर ड्रॉट वगैरह आते हैं, है ना, जहां पर आपको इधर पूरा रेगिस्तान देखने को मिलेगा, ये एरिया जो है स्टेज 2 में कवर किया गया है। ठीक है, 1980s में जो है ये एरिया कवर किया गया, 1980s में जो है एरिया कवर किया गया है। तो यहां पर उसी चीज की जो है बात की जा रही है। इसको भी दो स्टेजेस में बनाया गया था। पहली स्टेज में आप देखोगे स्टार्टिंग के जो रीजंस हैं कुछ ये कवर किए गए थे। पंजाब, ठीक है, पंजाब से तो होकर निकल दिया ना, ये पंजाब और पूरे राजस्थान में होके जा रही है। ठीक है, तो जितनी भी ये जो स्टार्टिंग में पंजाब के कुछ जो डिस्ट्रिक्ट्स हैं आप देखोगे, है ना, और थोड़ा सा नीचे आप देखोगे जो भी राजस्थान की जो डिस्ट्रिक्ट स्टार्टिंग में जो कवर हो रहे हैं, है ना, गंगानगर जैसे, है ना, हम बात करें तो इन सारी डिस्ट्रिक्ट्स को कवर किया जा रहा है। फिर बाद में आप देखोगे 1980s में जो है इसका ये बनना शुरू होता है प्रॉपर, इसका जो सेकंड फेज है। उसके बाद आप देखोगे जो नीचे के जो बहुत ज्यादा डॉट प्रोन एरियाज जो है उनको जो यहाँ पर कवर किया जाता है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। फिर आगे एक नया टॉपिक को पढ़ लेते हैं। कौन सा टॉपिक है भाई? तो आप बात करें केस स्टडी ऑफ इंदिरा गांधी कमांड एरिया। अच्छा, अब यहाँ पे हम थोड़ी सी अगर थोड़ा सा एक्सटेंड और करें इस चीज को, अब ये पूरी केस स्टडी हमने पढ़ी। अब भाई ऑब्वियस सी बात है जो ये जो कैनाल बनाई गई थी इससे बहुत हजारों लाखों किसानों का जो है फायदा हुआ। ठीक है, अब यहाँ पे बात करें थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव की बात करें तो सिस्टम के वही ऑब्जेक्टिव थे बेसिकली कि हम क्या करें, इरिगेशन, पेस्ट इरिगेशन जो है उसको इंप्रूव करें। मेन ऑब्जेक्टिव तो यही था। जैसे हम बात करें पेस्चर डेवलपमेंट, अब ऑब्वियस सी बात है पानी आ ही गया है तो भाई बहुत सारे पेस्चर लैंड को डेवलप कर सकते हैं भाई, हरियाली हरियाली होगी। ठीक है, चलिए एफोरेस्टेशन, पेड़ वेड़ लगाएं, रिड्यूस द विंड इरोजन, जो भाई उधर क्योंकि आप देखोगे उधर जो एरिया है वहां पर आप देखोगे कि बहुत ज्यादा रेत वेत है क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर नहीं होता। तो उससे होता है जब हवा चलती है ना, विंड जब चलती है तो वो बहुत ज्यादा आप देखोगे सॉइल को काटती है। तो ये भी बहुत, क्योंकि अब पानी आ चुका है, क्योंकि सॉइल में मॉइस्चर नहीं है तभी तो विंड इरोजन हो रहा है ना वहां पे। अब जब मॉइस्चर होगा तो वहां पर विंड इरोजन नहीं होगा। तो ये सारी जो चीजें हैं जैसे रिड्यूस द सिल्टेशन, है ना, सैलिनेशन की हम बात करें कि भाई जैसे आप देखोगे बहुत सारी सिल्ट पार्टिकल्स होते हैं, है ना। अब इससे क्या होता है, इससे जो है सैलिनेशन डेवलप हो जाता है। अब जब बहुत सारे जो पार्टिकल्स होते हैं वो जमा होते रहते हैं होते रहते हैं होते रहते हैं, इससे मतलब काइंड ऑफ एक रिवर का पॉल्यूशन होता है, मतलब जो कैनाल चल रही है उसका पॉल्यूशन होगा। वो सारे सिल्टेशन पार्टिकल एक जगह डिपॉजिट होते रहते हैं तो उसको रिड्यूस करना, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर देखने को मिलती हैं, है ना। इससे इसका एक ऑब्जेक्टिव ये भी था कि भाई जो पर कैपिटा इनकम जो है वो भी बढ़े। इनकेस इन द फूड प्रोडक्शन की हम बात करें, इनकेस द कल्टिवेटेड एरिया, तो ये सारी जो चीजें हैं वो यहाँ पर क्रॉपिंग पैटर्न की हम बात करें। अब तक क्या था भाई, अब तक क्योंकि वहां पर पानी की कमी थी तो भाई जो लोग हैं वो ऐसी क्रॉप करते थे जो ज्यादा जो है आप बोल सकते हो वाटर इंटेंसिव क्रॉप नहीं है, जहां पर पानी की ज्यादा इस्तेमाल नहीं होता। अब क्या, अब तो उनके पास पानी भी है तो वो ऐसी क्रॉप भी कर सकते हैं आप जो वाटर इंटेंसिव है, जो जिनमें पानी का इस्तेमाल किया जाता है। तो यहाँ पर आप देखोगे क्रॉपिंग सिस्टम में भी जो है चेंज वेंज लाने का एक ऑब्जेक्टिव था। ठीक है, क्लियर हुआ? तो ये सारी चीजें हो गई। अच्छा, इसके कुछ प्रॉब्लम्स क्या हुई? अब बहुत सारे जो एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, बहुत सारे जो साइंटिस्ट थे, एनवायरमेंटलिस्ट जो थे, उन्होंने क्या देखा भाई, उन्होंने ये सारी चीजें देखी। अब इन सारी चीजों को देखने के बाद आप देखोगे यहाँ पर क्या, यहाँ पर पता लगता है कुछ प्रॉब्लम्स आती हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ पे आप देखोगे सैलिनेशन की, है ना, जो सैलिनेशन जो होता है ना, सैलिनेशन होगा, जो वाटर सैलिनेशन जो होता है इसकी प्रॉब्लम आती है भाई, है ना। वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम आती है, लाइक जो पानी जो है वो दलदली हो जाता है। जैसे होता है ना, वाटर लॉगिंग का मतलब क्या होता है, आप देखोगे जब पानी जो है एक जगह ज्यादा भर जाता है हमेशा के लिए, है ना, परमानेंटली, टेम्परेरी, जब दलदली हो जाती है थोड़ा सा, है ना, जो स्टिकी हो जाती है सॉइल, तो वो किसी काम की नहीं रहती, तो उसको हम वाटर लॉगिंग बोल देते हैं। तो ऐसे एरिया जो है ज्यादा बढ़ने लगे, तो ये सारी जो है यहाँ पर प्रॉब्लम्स देखने को मिली। अच्छा, अब इसको क्या क्या स्टेप्स लिए जाने चाहिए थे या फिर लिए जा रहे हैं, तो आप देखोगे जो भी वाटर पॉलिसीज है
है ना, उनका जो है स्ट्रिक्टली इंप्लीमेंट होना करवाना चाहिए। किसके द्वारा? जो वाटर मैनेजमेंट जो है, जो वाटर मैनेजमेंट पॉलिसी जो है उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करवाना है भाई, है ना, तभी हो पाएगा। प्रोटेक्टिव इरिगेशन की हम बात करें भाई, हमें जो है प्रॉपर तरीके से जो है जो भी हमारी क्रॉप्स वगैरह है उनको प्रॉपर तरीके से पानी देना है, ठीक है, अच्छे तरीके से। एक्सटेंसिव इरिगेशन ऑफ क्रॉप एंड पेस्टुरल लैंड, तो भाई आप पानी हमारे पास है तो आप एक्सटेंसिवली जो एग्रीकल्चर को कवर कर सकते हो, पास्चर लैंड्स को भी बना सकते हो। क्लियर हुआ? इसकी हम बात करें भाई, नो वाटर इंटेंसिव क्रॉप। अब देखो, अब ऑब्वियस सी बात है कि जिन क्रॉप्स में बहुत ज्यादा जो है पानी लगता है ना, बहुत ज्यादा वाटर इंटेंसिव, फॉर एग्जांपल बात करें राइस की, और राजस्थान में आपको चावल की खेती थोड़ा मिलेगी क्योंकि उनमें बहुत ज्यादा ही पानी लगता है, 24 घंटे पानी की जरूरत पड़ती है। तो इतना पानी जो है, इतनी जो वाटर इंटेंसिव जो क्रॉप्स हैं उनका जो यहाँ पर प्रोडक्शन नहीं होना चाहिए। क्लियर हुआ? लाइनिंग ऑफ द वाटर कोर्सेज, वाटर कोर्स जो है, जो पानी जा रहा है, जो कोर्स है उसका प्रॉपर लाइनअप होना चाहिए ताकि जो है हर किसी को पानी मिल सके। क्लियर हुआ? चलिए, लेवलिंग ऑफ द वाटर, वाराबंदी। अच्छा, वाराबंदी क्या होता है? वाराबंदी सिस्टम एक ऐसा सिस्टम होता है, इसमें होता क्या है, जो अलग अलग किसान होते हैं गांव में, उनकी एक टाइमिंग होती है, टाइमिंग फिक्स होती है कि तुम्हें जो है इस गांव को इतनी बजे से इतने बजे तक पानी मिलेगा, इस गांव को इतने बजे से इतने बजे तक पानी मिलेगा। तो उसका भी क्या होना चाहिए? प्रॉपर जो है इसका लेवलिंग होना चाहिए। क्लियर हुआ कि भाई किसको जो है कितना पानी मिलना चाहिए। क्लियर हुआ? रिक्लेमेशन ऑफ वाटर लॉगिंग एरिया, तो बहुत सारे ऐसे वाटर लॉगिंग एरिया जहां पर पानी बहुत ज्यादा भर चुका है, या फिर ऐसा पानी होता है ना कि एक सैलिनेशन, मैं कह रहा हूं सैलिनेशन, सैचुरेशन जो डेवलप हो जाता है, जब मिट्टी में सैचुरेशन बहुत ज्यादा डेवलप हो जाता है, दलदली हो जाती है, तो ये वाटर लॉगिंग की सिचुएशन होती है। अब इस एरिया को कैसे हम रिक्लेम कर सकते हैं भाई, किस तरीके से कौन कौन से स्टेप लिए जाने चाहिए, ये सारी चीजें हो गई। एफोरेस्टेशन भाई, पेड़ वेड़ लगाओ आप तो पानी भी आ गया, है ना, शेल्टर बेल्ट हो गई, एडिक्वेट फाइनेंशियल सपोर्ट। अब भाई जो किसान है उनको फाइनेंशियल सपोर्ट भी मिलना चाहिए। तो ये सारे जो स्टेप्स हैं वो हम ले सकते हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, ठीक है। तो आई होप आपको इतनी चीजें जो बहुत अच्छे से जो है क्लियर हो गई होंगी। तो अब एंड करें क्लास को, तो भाई हम एंड करते हैं इस क्लास को। आई होप आपको ये जो चैप्टर है समझ में आ गया होगा। तो एंड करते हैं इस क्लास को। बाय बाय, टेक केयर।